हेलो एवरीवन, आप सभी का रीड की इंग्लिश की क्लास में स्वागत है। रीड में इंग्लिश लैंग्वेज टू के अंदर इंग्लिश है। उसमें आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच रीड के अंदर एक स्पेशल यूनिट के साथ है और इसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और मैं आप सभी के साथ ये टॉपिक लेकर मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, क्योंकि आपको इस टॉपिक में बिल्कुल भी रटने वाली आवश्यकता नहीं है। आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। आई होप दैट कि आपके एग्जाम में 5 में से 5 नंबर आएंगे। चलो बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच की। तो सबसे पहले हमें ये जानने का प्रयास करते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है। फिगर ऑफ स्पीच क्या है? हिंदी में फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं अलंकार। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार तो आप सभी समझ गए होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इस शब्द को पहले भी बहुत बार हमने सुना है। चाहे अंग्रेजी में नहीं सुना होगा तो हमने हिंदी में इसको जरूर सुना है। तो आगे हम देखते हैं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। अंग्रेजी में सैकड़ों यानी 100 की संख्या में, मतलब सैकड़ों फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच। अब आपको इस बात से सोचकर आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे सोच लेते हैं कि सैकड़ों फिगर ऑफ स्पीच है, सैकड़ों अलंकार हमें पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 6 अलंकार ही पढ़ने हैं जो हमारे रीड के सिलेबस में है। इसके बाद हम बात करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच आर डिपार्चर फ्रॉम द डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। जो स्पीकिंग का डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग, जो हमारे स्पीकिंग का डायरेक्ट वे होता है, जो प्रत्यक्ष जो तरीका होता है, जब हम किसी से प्रत्यक्ष रूप से हम डायरेक्ट बोलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो उसी में हम फिगर ऑफ स्पीच को यूज करते हैं, उनको बोलने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में है, फिगर्स ऑफ स्पीच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ए ग्रेटर इफेक्ट ऑन रीडर और लिसनर। फिगर ऑफ स्पीच का हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में पोएट्री में किस प्रकार से यूज होता है? मान लो अगर फिगर ऑफ स्पीच का अलंकारिक भाषा जो है उसका अगर हम अपनी पोएट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी कविताओं में इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो भी पाठक और जो भी श्रोता होता है उसको सुनने वाला, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है और उस इफेक्ट को डालने के लिए हमें फिगर ऑफ स्पीच को काम में लेना होता है। उसके बाद में है, देयर आर मेनली यूज्ड इन पोएट्री फॉर द सेक ऑफ विविडनेस। किसके लिए? सेक ऑफ विविडनेस के लिए हमें फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करना होता है। सेक ऑफ विविडनेस का मतलब ये है, क्योंकि जो भी कविता है, जो भी पोएम जो पोएट लिख रहा है, तो उसकी जीवंतता को बनाए रखने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच को काम में लिया जाता है। जीवंतता को बनाए रखने का मतलब ये है कि लोग उस पोएट्री को यूज्ड फिगर ऑफ स्पीच के आधार पर उसको बहुत आगे तक पढ़ने की कोशिश करें। Why they are required यानी फिगर ऑफ स्पीच का इंग्लिश में क्यों यूज किया जाता है, उसकी आवश्यकता क्यों है। यानी हम कोई भी पोएट्री लिख रहे हैं तो हमारी ये रिक्वायरमेंट थी जिसके कारण हमें फिगर ऑफ स्पीच की आवश्यकता पड़ी ये सब करने के लिए। तो दे एडोर्न द लैंग्वेज, यहाँ पे एक वर्ड आया है, दे एडोर्न द लैंग्वेज। इस बात को हमें समझना जरूरी है। मीनिंग, एडोर्न का मीनिंग होता है विभूषित करना। एडोर्न का मीनिंग होता है विभूषित करना। दे का मतलब है फिगर्स ऑफ स्पीच की हम बात कर रहे हैं। दे एडोर्न द लैंग्वेज, वे भाषा को विभूषित करते हैं। आपको पता है, क्योंकि जब शादी विवाह का समारोह होता है तो मोस्टली लेडीज और जो जेंट्स होते हैं वो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने के लिए, दूसरों के ऊपर उसका प्रभाव डालने के लिए वो ज्वेलरी पहनते हैं, सूट बूट पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और लोगों को सिर्फ और सिर्फ उसका प्रभाव डालने के लिए इस प्रकार से किया जाता है। वैसे ही फिगर्स ऑफ स्पीच जो अलंकार है वो भाषा को सुशोभित करने के लिए, उन कविताओं को सुशोभित करने के लिए काम में लिया जाता है। तो अगर लैंग्वेज को आपको एडोर्न करना है, विभूषित करना है, तब आपको काम में लेना होता है, फिगर्स ऑफ स्पीच लेना होता है। दे डेवलप इमेजिनेशन एंड एक्साइटमेंट। हमारे यहाँ पे 2 वर्ड है, इमेजिनेशन एंड एक्साइटमेंट। यानी जो फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं वो हमारे अंदर जो
इमेजिन करने की जो क्वालिटी होती है, मेरे अंदर इमेजिनेशन की जो क्वालिटी होती है उसको डेवलप करता है, क्योंकि हम फिगर ऑफ स्पीच के माध्यम से उस कविता में अपनी कल्पना शक्ति को विकसित कर सकते हैं, साथ में हम सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। हमें बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है वो जो हमें सोचनी होती है। उसके साथ में एक्साइटमेंट, हमारा उत्साह, हमारा जोश, जो हमारा उत्साह है कि कोई भी चीज को पढ़ने को लेकर, वो जरूरी होता है इस चीज में, क्योंकि यदि वो नहीं होता है तो हम किसी भी चीज में इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ हम उसमें नहीं पढ़ पाते हैं। तो हमारी रुचि को डेवलपमेंट करने के लिए, हमारे इंटरेस्ट को डेवलपमेंट करने के लिए फिगर ऑफ स्पीच है वो इंग्लिश के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी लैंग्वेज में। उसके बाद हम बात करते थे एम्फेसिस। द एम्फेसिस, फ्रेशनेस, फ्रेशनेस का मीनिंग होता है नयापन। कोई भी चीज में नयापन डालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, जो हमारी अभिव्यक्ति होती है, हमारा जो एक्सप्रेशन होता है उसको स्पष्ट करने के लिए, कोई भी व्यक्ति है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसकी जो अभिव्यक्ति होती है उसको स्पष्ट करने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच है वो बहुत ही आवश्यक है। आगे एक लाइन में आपको समझाया जा रहा है, इन फिगर्स ऑफ स्पीच हैज ए डीपर मीनिंग, हैज ए डीपर मीनिंग hidden in the words like idioms and proverbs। जैसे अंग्रेजी में विद्यार्थियों आपने idioms and phrases और proverbs के बारे में पढ़ा होगा। कभी आपने idioms और phrase जो होती है और proverbs होती है, उनको ऊपर से देखने के बाद हमें उसका जो अंतर्निहित जो भावार्थ है वो हमें कभी भी समझ में उसके हिसाब से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर, उसके अंदर एक हिडन मीनिंग होता है। उसी प्रकार फिगर ऑफ स्पीच के अंदर भी क्या होता है, उनका एक अपना एक मीनिंग होता है जो हिडन रखा जाता है, जो उसके अंदर लुप्त होता है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद उसका जो मेन जो उसका मीनिंग होता है वो बाहर आता है और जो उस पोएट्री को क्या कर देता है, एडोर्न कर देता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था हमारा डेफिनेशन के आधार पे मैंने आपको बताया कि अलंकार है वो एक भाषा में क्या रोल प्ले करते हैं और किसी भी भाषा में जो अलंकार है वो हमारे किस तरीके से काम में लिए जाते हैं। चलो आगे हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो कंपटीशन एग्जाम है, रीट है, उसमें किस प्रकार से कौन कौन से हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच आने वाले हैं और कैसे हम उसमें से अपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारा जो सिलेबस है विद्यार्थियों, हमारे सिलेबस के अंदर जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच है। सबसे पहले हम कोई भी काम करते हैं तो उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक कंटेंट होता है, और उस कंटेंट के बारे में हमें पूर्णतः जानकारी होना अति आवश्यक होता है। तो हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच है और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बहुत ही जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे सिलेबस के अंदर कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच है। सबसे पहले हमारे सिलेबस में आपने सुना होगा एलिट्रेशन। क्या है एलिट्रेशन? एलिट्रेशन को हम बोलते हैं अनुप्रास। एलिट्रेशन हमारा है अनुप्रास अलंकार, सभी ने इसके बारे में नाम सुना है। एलिट्रेशन जो है वो है, उसके बाद में 2 नंबर हमारा है एसोनेंस। एसोनेंस जो है उसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर साम्य। तीसरा हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच हमारे सिलेबस में है सिमिली, जिसे हम बोलते हैं उपमा अलंकार। और चौथा है वो है मेटाफर यानी रूपक अलंकार। पांचवा है पर्सनिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं मानवीकरण। और छठा है राइम, जिसको हम बोलते हैं तुकबंदी।
एक बार पुनः मैं आपको रिकॉल करवाना चाहता हूं। एक बार आप देखेंगे इसी पैटर्न को, इसी सिलेबस के अनुसार हम पढ़ेंगे एलिट्रेशन, एसोनेंस, सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन एंड राइम पढ़ेंगे। ये 6 हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच हमारे सिलेबस में हैं। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बताने जा रहा हूं वो है, क्योंकि इन फिगर्स ऑफ स्पीच की परीक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, यानी परीक्षा में इनके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आप नोट करेंगे, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं। आप इस चीज को नोट करेंगे कि हमें एग्जाम में जब हमें फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने हैं तो वो हमें किस प्रकार से पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो भी हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, मान लो हमने पढ़ा है एलिट्रेशन पढ़ा है, एसोनेंस पढ़ा है, सिमिली पढ़ा है, मेटाफर पढ़ा है, पर्सनिफिकेशन या राइम पढ़ा है, तो सभी की हमें डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। डेफिनेशन से मीनिंग है कि उसका अर्थ क्या है। मान लो हम अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे तो हमें इंग्लिश के अंदर उसकी डेफिनेशन है वो आनी चाहिए कि व्हाट इज एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या है, व्हाट इज मेटाफर, मेटाफर क्या है, मेटाफर क्या होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आ सकता है। मान लो कोई भी पोएट्री की इंग्लिश के अंदर एक लाइंस है वो लिखी हुई एग्जाम में आ सकती है, और उस लाइन के अंदर, उस पंक्ति के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है वो परीक्षा में पूछा जा सकता है, और नीचे उसके 4 ऑप्शन इनमें से हो सकते हैं। जो आपको उस लाइन को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगे कि इसके लिए एप्लीकेबल फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होने वाला है, उसके हिसाब से आप अपने आंसर का चयन कर सकते हैं। ठीक है। तो एलिट्रेशन, एसोनेंस है वो हम कंपैरिजन के हिसाब से पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, 2 तरीके से क्वेश्चन हो गए। तीसरा जो राइम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो राइम, उसकी राइम स्कीम के से उसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम धीरे धीरे हम इसको पढ़ेंगे, फिर आपको मैं क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, उससे पहले आप इसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है कि एक अलंकारिक भाषा है वो कौन सी भाषा होती है और एक सिंपल भाषा है वो कौन सी भाषा होती है। तो देखेंगे, जैसे मैंने लिखा आई लाइक पिज्जा, मैंने लिखा आई लाइक पिज्जा, मैं पिज्जा को पसंद करता हूं। आपने ऐसे देखा कि जो लाइक वर्ड आ गया है तो कोई अलंकारिक भाषा हो सकती है, यानी जब हम सिमिली पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि सिमिली में लाइक वर्ड आता है। तो अगर आप देखेंगे कि लाइक वर्ड आ गया है तो इसमें सिमिली हो गया, ऐसा नहीं है। यह एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ये सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसका सेंटेंस है। अब जैसे she sings like लता, she sings like लता, उसने लता की तरह गाना गाया। ये क्या है? कंपैरिजन है। क्या है? कंपैरिजन है। पर she sings like नाइटिंगेल, उसने नाइटिंगेल की तरह गाना गाया, नाइटिंगेल की तरह गाना गाया, यानी उसकी जो आवाज है वो आवाज गाना गाने में किसकी तरह है? एक नाइटिंगेल की तरह है। तो इस तरीके से अलंकारिक भाषा का है वो किसी सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, ताकि इससे कोई भी व्यक्ति होता है वो इस लैंग्वेज को समझकर इमेजिनेशन करता है कि वो गाती है तो नाइटिंगेल की तरह गाती है, बुलबुल की तरह गाती है, तो उसकी आवाज है वो सेम उसकी तरह होगी, वो इमेजिन करता है। एक पोएट्री के अंदर नई चीज आई है और इससे पढ़ने वाले के अंदर एक इंथुजियाज्म है वो क्रिएट होता है, इसलिए अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हम हमारे फिगर ऑफ स्पीच की ओर, और सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एलिट्रेशन को। किस चीज को पढ़ने जा रहे हैं? एलिट्रेशन को।
एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार। परीक्षा में अनुप्रास अलंकार किस प्रकार से पूछा जाएगा और अनुप्रास अलंकार क्या होता है, अभी आपको इस चीज को बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है, आप एक एक पंक्तियों को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही स्लो और बहुत ही इजी भाषा में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आई होप दैट कि ये वीडियो देखने के बाद आपके 5 में से परीक्षा में से 5 नंबर ही आए। ठीक है, अनुप्रास अलंकार क्या है आप देखेंगे। पोएट्री हम सबने पढ़ी है, कविताएं हमने सबने पढ़ी है, तो आप देखेंगे द यूज ऑफ सेम लेटर और कॉन्सोनेंट साउंड at the beginning of the words close together comes to come together। अब देखो इसमें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, द व्यूज ऑफ सैम लेटर। ये चीजें जो मैं अंडरलाइन करूंगा, जिस चीज पे मैं एम्फेसिस करके आपको बताऊंगा कि ये चीज देखो आपको याद रखनी है, तो देखेंगे द यूज ऑफ सैम लेटर। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, द यूज ऑफ सैम लेटर। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। एवरीबॉडी नोज, सब जानते हैं, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, और उसमें वोवेल्स के लेटर होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट के लेटर होते हैं 21। और सेम लेटर ध्यान रखना है, सेम लेटर और कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। ये 3 चीजें आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको एलिट्रेशन सीखना है तो ये 3 चीजें आप ध्यान रखेंगे। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि कॉन्सोनेंट जो साउंड होता है हमारा, कौन सा साउंड होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, यानी कॉन्सोनेंट की जो ध्वनियां होती है, जो हमारी 21 लेटर है उनके कॉन्सोनेंट के जो 24 साउंड जो हमारे होते हैं फोनेटिक्स के अंदर, वो कॉन्सोनेंट साउंड किसी भी वर्ड की शुरुआत में होना चाहिए। जैसे वर्ड है, मैंने लिखा है सीजन, तो सीजन में सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स, से। सबसे पहले क्या है, से। ठीक है, तो से जो हमारा है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है या नहीं है, बिल्कुल कॉन्सोनेंट साउंड है। उसी हिसाब से सैम लेटर से यहाँ पे मतलब ये है कि जो लेटर होगा वो भी क्या होगा, कॉन्सोनेंट का लेटर होगा। कौन किसका होगा, कॉन्सोनेंट का ही साउंड हो और कॉन्सोनेंट का ही लेटर होता है। ये क्या है, कॉन्सोनेंट का हमारा लेटर एस, बिल्कुल एस हमारा कॉन्सोनेंट का लेटर है, और इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका हम साउंड करते हैं तो क्या है, से है। ठीक है, तो ये से का है। और अब देखो क्या होता है, दूसरी चीज इसमें याद रखनी है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये अनुप्रास अलंकार को एकदम बिल्कुल स्टिक आपके लिए सामने प्रस्तुत करेगी। इट इज द repetition of speech sound। कौन से स्पीच साउंड है, कॉन्सोनेंट के स्पीच साउंड, कॉन्सोनेंट के स्पीच साउंड इन सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स। ठीक है, अब इन दोनों लाइनों से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, आई होप। ठीक है, अब देखो कोई भी पोएट्री होगी, शुरुआत होगी यहां से और यहां पे जाके ऐसे शब्द इसके अंदर आने वाले हैं। उस शब्दों में क्या होगा कि इट इज द रिपीटिशन। यहाँ पे क्या होने वाला है, रिपीटिशन होने वाली है, यानी पुनरावृत्ति होने वाली है किसकी, स्पीच साउंड की। और वो स्पीच साउंड कैसे होने चाहिए,
कॉन्सोनेंट स्पीच साउंड होनी चाहिए। यानी कॉन्सोनेंट की जो ध्वनियां होती है, जो व्यंजन की ध्वनियां होती है, उनका बार बार क्या आना, बार बार प्रयोग में आना। यानी कॉन्सोनेंट ध्वनि को बार बार आना, कॉन्सोनेंट ध्वनियां बार बार आ जाए, ठीक है, बार बार आना। एक रीड 2017 के अंदर एक क्वेश्चन आया है जो टंग ट्विस्टर जिगलर्स का आया था कि टंग ट्विस्टर जिगलर्स है वो कौन से फिगर ऑफ स्पीच में होता है, तो उसका जवाब है एलिट्रेशन, उसका जवाब था। सबने उसके एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में आपने देखा है कि उसमें क्या था, एलिट्रेशन था। जो ट्विस्टर होता है, इससे क्या होता है, एक ट्विस्ट होता है वो क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, इससे ट्विस्ट क्रिएट होता है, ये ट्विस्टर होता है। और ट्विस्टर क्या होता है, जब मैं आपको हिंदी में एक लाइन के हिसाब से मैं आपको समझा सकता हूं, एक उदाहरण है वो आप सभी ने सुना होगा। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। इसमें आपने सुना है कि प्रत्येक जो साउंड है वो व्यंजन की जो ध्वनि है, यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट की जो ध्वनि है, उस कॉन्सोनेंट की ध्वनि की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, च च च च आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्विस्टर्स बोलते हैं। आर यू क्लियर, ठीक है। तो अब जो हमारे जो सेंटेंसेस आएंगे, हमारी जो पोएट्री आएगी, उन सभी लाइंस के अंदर आप एक चीज देखेंगे, वो ये होगा कि हमारा जो कॉन्सोनेंट साउंड होगा, जो कॉन्सोनेंट का जो लेटर होगा, सेम ही तो लेटर होगा, सेम लेटर के साथ उस कॉन्सोनेंट साउंड होगा, उसकी पुनरावृत्ति होगी। एक बात। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि इन कॉन्सोनेंट जो साउंड को जो रिपीटेशन होगा, उस रिपीटेशन में जो वर्ड आएंगे विद्यार्थियों, वो वर्ड कहां होंगे, बिगिनिंग जो उसका साउंड होगा वो ध्यान रखना है। बिगिनिंग, कोई भी वर्ड का बीच का लेटर हमें नहीं कैच करना है कि शब्द की शुरुआत किससे है, ठीक है। चंदू के चाचा ने शब्द की शुरुआत च से ही थी ना, वैसे ही हमें ध्यान रखना है कि इन शब्दों की शुरुआत किससे हो रही है। तो शब्दों की शुरुआत में हम जाएंगे, कॉन्सोनेंट की ध्वनियों से हमें ये पता लगेगा कि ये कॉन्सोनेंट की ध्वनियां है वो आ रही है, तो हम आसानी के साथ एलिट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है वो हम समझने का प्रयास करते हैं। दो तीन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, उसके बाद में बहुत ही आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। एक बार देखिए, आपने ये तो सुना ही है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। हमने देखा है कि शब्दों की शुरुआत का लेटर होगा वो कॉन्सोनेंट होगा, और जो कॉन्सोनेंट का साउंड है वो उससे प्रोनाउंस होगा, कॉन्सोनेंट की ध्वनि उससे निकलेगी, और एक नियर बाई वर्ड के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर उसका रिपीटेशन होगा। कहीं ऐसा नहीं होगा कि मान लो एक पोएट्री है, उस पोएट्री के अंदर एक नाम यहां मैच कर रहा है उसका साउंड कॉन्सोनेंट का, फिर यहां आके कर रहा है, फिर यहां आके कर रहा है, कोई पोएट्री में यहां आके कर रहा है, तो वहां एलिट्रेशन नहीं होगा। यानी एक सीक्वेंस के अंदर रिपीटेशन होगा, शब्द होंगे वो एक दूसरे के नजदीक होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने देखा, इसको पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। डोंट यानी डैड, यानी डैड, डोंट ड्रिंक यानी वापस डैड, एंड ड्राइव वापस डैड, यानी डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो शब्दों की जो शुरुआत है वो कॉन्सोनेंट ध्वनि से हो रही है, और जो कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है तो वो हमारा होता है अनुप्रास अलंकार यानी एलिट्रेशन। इस हिसाब से आप किसी भी पोएट्री की लाइंस को आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद आसानी के साथ ये आप पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या होगा, एलिट्रेशन होगा। एक सेंटेंस को और समझेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो एक सेंटेंस आप और देखें, हिना हेड्स हर हेड हाई। इस सेंटेंस को देखेंगे, मेरे साथ आप सभी पढ़ने का प्रयास करेंगे। हिना है, हेड्स है, हर है, हेड है, हाई है। तो इन सभी में किसका हो रहा है का दोहराव हो रहा है। किसका हो रहा है
है का दोहराव हो रहा है, तब हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, एलिट्रेशन है। इसी प्रकार के इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है, आपको एलिट्रेशन और फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन से रिलेटेड कोई बात है या कोई भी चीज अगर आपको पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।